नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा टीजीटी का भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है और कुछ लोगों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, खासकर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो सेशन में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा EMRS TGT 2023 के बारे में। बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे, एज किस एज तक वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फी वगैरह क्या होंगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट किया जाए अपने इस सेशन को। और सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। तो ये सेशन स्टार्ट किया जाए। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप लोगों की EMRS TGT की निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस मंडे से आप लोगों को स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर आगे के एक दो सेशन में आपको प्रोवाइड करा के बता दिया जाएगा क्या टाइमिंग होगी। ठीक है, बेसिकली जो क्लासेज होंगी वो कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस पे बेस्ड होंगी। ठीक है, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मोटो होगा कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कराए जाएं। ठीक है, अभी इस सेशन में भी डिस्कशन किया जाएगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा कि कैसे क्लासेस रन होंगी, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस में हमारे इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएंगी EMRS TGT के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आ, ये आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, और जो जो चीज़ें इसमें दी हुई हैं, यद्यपि मैंने इससे पहले आपको एक डेढ़ महीने ये वैकेंसीज आने से पहले ही मैंने आपको सारी चीज़ें, सारी क्राइटेरिया आपका डिस्कस कर दिया हुआ था, तो लगभग चीज़ें वही हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट भी मैंने वहाँ डिस्कस किया हुआ था कि कुछ पोस्ट प्रमोशन की होती हैं और कुछ आपकी रेगुलर एग्ज़ाम करा के उनकी भर्ती की जाती है, तो उसी के हिसाब से उन्होंने पोस्ट दी हुई है। ठीक है, तो EMRS जो लोग फर्स्ट टाइम इससे रूबरू हो रहे हैं, तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एज ए नवोदय विद्यालय जैसे होते हैं, ऐसे ही यह काम करता है। नवोदय विद्यालय के जैसा ये रेजिडेंशियल स्कूल होता है। नवोदय विद्यालय में सारे जो भी अ, प्रतिभाशाली बालक होते हैं और वो एग्ज़ाम वगैरह उनका होता है, और वहाँ पर सारे वर्ग के विद्यार्थियों को लिया जाता है। यहाँ एक खास वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए ये मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे क्लासेस चलती हैं, तो अगर आप हमारे क्लासेस से जुड़ना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कृष्णा दुबे एजुकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाकर वहाँ से आपको सारी चीज़ें, स्टोर सेक्शन में जाकर आपको सारे कोर्सेज वगैरह दिख जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें कि ये EMRS क्या होता है, तो ये 6 to 12 तक की एजुकेशन कराता है। ST कैटेगरी के, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनको। ठीक है, तो बहुत से लोगों का ये दिमाग में प्रश्न बन रहा था। कुछ लोगों ने हमको व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस भी किया, कॉल्स भी किया, बट कॉल्स उतनी रिसीव नहीं हो पाती हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको तुरंत या 1 से 2 घंटे में आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, तो यहाँ पर जो भी टीचिंग स्टाफ होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ, सबके रेजिडेंस बनाए गए होते हैं और उन्हें वहीं पर रहना होगा। ठीक है, तो जैसे नवोदय विद्यालय में होते हैं ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। सारा कुछ, सारी सुविधाएं होती हैं, आप अपने फैमिली वगैरह के साथ रह सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको बाहर रहने की यहाँ पर अनुमति नहीं होती है इन जनरल केस में। ठीक है,
कोई कंडीशन होती है तो वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो तय होती है, बट जो जनरल केसेस होते हैं वहाँ पर ये होता है कि भाई आपको रेजिडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी उसी कैंपस में, ठीक है, उस स्कूल के कैंपस में, ठीक। तो सारी चीज़ें, सारा एकोमोडेशन, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी कुछ चीज़ें उसी में इन्वॉल्व होती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं ऐसे ही आपके ये ईएमआरएस के विद्यालय होते हैं, बस यहाँ पर एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एजुकेट कराया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें जो फी वगैरह है, तो यहाँ कई पोस्ट आई हुई हैं, जैसे पीजीटी की भी, टीजीटी भी, प्रिंसिपल की भी। पीजीटी और प्रिंसिपल की तो पहले ही आ चुकी हैं, अभी ये टीजीटी और हॉस्टल वार्डन की है। तो टीजीटी की अगर हम बात करें तो ये उसका जो फी उन्होंने रखा हुआ है वो 1500 रुपये है, और हॉस्टल वार्डन का 1000 है। तो हम बेसिकली चर्चा करेंगे इस सेशन में टीजीटी के बारे में, ठीक है। तो कमोबेश लगभग चीज़ें हॉस्टल वार्डन की भी वही रहती हैं। आप ये मान के चलो जो सब्जेक्ट का रहता है उसमें आप अपना देख सकते हो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें, सारी प्रक्रियाएं वही रहती हैं। तो ये 1500 रुपये हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ चीज़ों को कुछ वर्गों को रियायत दी गई है, तो वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ठीक है। तो जो भी लोग इन वर्गों से संबंधित हैं उनको कोई भी फी नहीं देनी है, ठीक है। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराएगी वो नेस्ट कराएगी, ठीक है। और अगर हम बात करें कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो पदों की संख्या है वो देख लिया जाए, तो टीजीटी में टोटल जो पोस्ट हैं वो आपकी 5660 हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के लिए तो ये 686 पोस्ट हैं, जिसमें यूआर के लिए 280 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 है, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 185 है, एससी के लिए 102, एसटी के लिए 51, ओएच 7, वीआई 7, एचआई 7 और अदर्स के लिए 7 पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन्होंने सारा कुछ ब्रेक किया हुआ है, और ये थर्ड लैंग्वेज के बारे में है। तो यहाँ टीजीटी के थर्ड लैंग्वेज के बारे में भी टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट लिया गया है। अगर हम बात करें और कुछ इम्पोर्टेंट, यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है, तो इसको बड़े ध्यान से आप लोग देख लोगे, ठीक है। तो ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, ये इंक्रीज भी हो सकती हैं, डिक्रीज भी हो सकती हैं, ठीक है। बट ये मान के चलो कि इन जनरल इंक्रीज होती हैं, बट इन सब केसेस में जितनी वैकेंसीज आई हुई हैं उतनी या उससे कुछ कम ही फिलअप हो पाती है, ठीक है। तो जो कट ऑफ डेट होगी डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें या एज लिमिट की बात करें, वो कभी डिसाइड करना होगा 18 अगस्त 2023। तो उन्होंने जो भी एज के रिगार्डिंग या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे जो कोई भी आपने डिग्री, जो कोई भी आपकी कोर्सेज हैं, जिस भी, अगर हम बात करें टीजीटी के लिए, तो जो भी उसमें एलिजिबिलिटी हैं वो 18 अगस्त 2023 तक आपके पास वो सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि अ पोस्ट वाइज वेटिंग लिस्ट ऑफ 10% ऑफ द कैंडिडेट इन द फाइनल पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट। तो 10% आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, 1 साल तक ये वेटिंग लिस्ट रहेगी उनके पास, ठीक है। मतलब 1 साल के पीरियड में अगर कोई चला जाता है, सीट वैकेंट रहती है, तो वो जो 10% वेटिंग लिस्ट है उनमें से मेरिट के हिसाब से लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम लोग आगे के स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ दी गई है, सारी चीज़ों को एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करूंगा। कह रहा है द पोस्टिंग फॉर टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन एप्लीकेंट, जो लोग
टीजीटी या हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग वगैरह कहाँ होगी, तो उसके लिए ये इन्होंने बताया हुआ है कि प्लेसमेंट विल मेड ऑन द कंबाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑफ मेरिट, रीजनल लैंग्वेज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड वैकेंसीज इन अ पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर जैसे क्या होगा कि एक बार तो ओवरऑल आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, जो भी आपने रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है, 10 नंबर के आपके 10 प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको 4 करने होंगे। ठीक है, मतलब 4 का मतलब ये कि 40% आपको करना होगा। वो अभी मैं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेज भी आपको सेलेक्ट करनी है और उसके 10 क्वेश्चन आएंगे, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, बट उस वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। बट अगर आप वहाँ क्वालिफाई नहीं करोगे तो बाकी के 4 जो पार्ट हैं वो चेक नहीं होंगे, मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल इन्होंने ये कहा हुआ है कि जो मेरिट के हिसाब से सारी चीज़ें बनेंगी और उसमें ये देखा जाएगा रीजनल लैंग्वेज जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का है, और वैकेंसीज इन पर्टिकुलर स्टेट। जैसे आपसे स्टेट मांगा जाएगा, ठीक है, फला स्टेट, ये स्टेट, आप जब फाइनल आपके फाइनलाइज हो जाएंगे तो वहाँ आपसे स्टेट मांगा जाएगा, कौन से स्टेट आप प्रेफरेंस में रख रहे हो। ठीक है, तो वो स्टेट जब आप रखते हो तो वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में भी देखा जाएगा। मतलब अगर आपने वो रीजनल लैंग्वेज नहीं लिया है तो भी आपका सिलेक्शन एक बार ओवरऑल मेरिट बनेगी। फिर इसके बाद जब आपसे आपकी पोस्टिंग के लिए मांगा जाएगा तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि पहले तो आपसे स्टेट मांगा जाएगा, फिर स्टेट में आप उस रीजनल लैंग्वेज को लिए हो कि नहीं। तो जो बच्चा रीजनल लैंग्वेज को लिया रहेगा उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, बाद में आपको दी जाएगी। ठीक है, मतलब जो उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज होगी वहाँ की, उसके हिसाब से ये चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो और यहाँ इसने लिखा हुआ है कि भाई however the selected candidate can be posted in any EMRS across the country। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने रीजनल लैंग्वेज ये वाला ले लिया तो आपको जहाँ ज़्यादा पोस्ट आएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में एक, आई थिंक एक आपके EMRS एक या दो विद्यालय हैं और उसमें बहुत कम पोस्ट हैं, तो उत्तर प्रदेश की ही संख्या ज़्यादा है और वहाँ यहाँ के लोग कैसे मतलब अदर जगह नहीं जा पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सारे जगह आपको अक्रॉस द कंट्री कहीं पर भी भेजा जा सकता है, लेकिन वरीयता जब आपकी दी जाएगी तो उस वरीयता के क्रम में ये देखा जाएगा कि जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज पहले क्वालिफाई कर रखा है उनको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, मतलब आपकी मेरिट में भी ये चीजें, ऐसा नहीं कि वो मेरिट से नीचे है फिर उसको वरीयता दी जाएगी, ऐसा नहीं, मेरिट के हिसाब से उसमें देखा जाएगा। क्लियर हो गई होगी आई थिंक ये बातें आपको। ठीक है, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी रीजनल लैंग्वेज आप लोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑल इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है। आपकी मनचाही पोस्टिंग के लिए उस स्टेट में वैकेंसीज होनी चाहिए। ठीक है, आपके मेधा सूची जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट इसने कहा हुआ है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट विल इनिशियली बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। 2 साल की प्रोबेशन का पीरियड रहेगा। ठीक है, बाकी और भी देखते हैं। जो ये टीजीटी की पोस्ट हैं ये लेवल 7 की जॉब है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये लगभग 60,000 के आसपास आपकी ओवरऑल सारी कुछ बनेंगी। ठीक है, सैलरी। जो ये टेस्ट होंगे आपके वो ओएमआर बेस्ड पेन पेपर में मोड में होंगे, और जो मीडियम होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। ठीक है, बाकी रीजनल लैंग्वेज आप अपने हिसाब से जो लोगे वो उसी लैंग्वेज में रहेगी। तो जो टीजीटी एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या है, तो ये 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव, और 30 लैंग्वेज कम्पिटेटिव टेस्ट होंगे जो कि क्वालिफाइंग, मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा ये 120 मार्क्स पे होगा। ये 30 मार्क्स जो होंगे वो केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे। ठीक है, अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो जो ये डिवाइड किया गया है 120 क्वेश्चन, वो कुछ इस तरीके का होगा। पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। नॉलेज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। अभी मैं इसके बारे में सारा जो विस्तृत उन्होंने सिलेबस दे रखा है उसको मैं यहाँ पर आप लोगों को
सारी चीज़ों को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो वो भी 10 टीचिंग एप्टीट्यूड आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। अगर हम बात करें डोमेन नॉलेज की, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा। सिलेबस जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो ग्रेजुएशन रहेगा, उसमें भी 65 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट से आपके 65 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे आपके एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये केस स्टडी जो होगा कि फला बच्चे को ये चीजें हो गई तो अभी आप क्या करोगे, ऐसा हिसाब से केस स्टडीज और एक्सपेरिमेंटल जो एक्टिविटी होती है उस पे बेस्ड पेडागोजिकल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो रहेंगे 5 क्वेश्चन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, साथ ही साथ खेलो इंडिया, फिट इंडिया और जो भी अदर इस तरीके के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम हैं वो चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो और जो ये पार्ट 4 होगा, ये तो 120 क्वेश्चन हो गए आपके, 3 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, इन्हीं 3 घंटे में आपको ये 30 क्वेश्चन, मतलब पूरा 3 घंटे का ओवरऑल पेपर रहेगा। 120 मार्क्स आपके उस पे सिलेक्शन की सारी चीजें होंगी। बाकी जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो 30 क्वेश्चन 3 पार्ट में आप ऐसे सोच सकते हो, जनरल हिंदी रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा और एक रीजनल लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, 10-10 मार्क्स के रहेंगे, 40% चाहिए मतलब हर सेक्शन में। ठीक है, तो हर लैंग्वेज में आपको 40%, ईच लैंग्वेज 40% मार्क्स आपको चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, मतलब कि हिंदी लैंग्वेज आप हिंदी लेते हो, हिंदी इंग्लिश तो लेना ही होगा। ठीक है, अब जैसे हिंदी इंग्लिश के मीन्स होता है कि और भी आप ले सकते हो रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से, लेकिन जनरली हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज एक आप लोगे। तो हिंदी में 10 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनल लैंग्वेज में तो हिंदी में 4 आपको करने होंगे। 4 से कम आपने किया, किसी एक में 4 से कम हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बाकी आगे आप बाकी के आप जो 5 सेक्शन है, पार्ट हैं, उसमें कितने मार्क्स पाए वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो तीनों में 4-4 क्वेश्चन करने हैं। ये चीज़ जैसे कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं ओवरऑल 40% 30 का तो मतलब 12 क्वेश्चन कर लूँ, तो 12 का मतलब कि मैं रीजनल लैंग्वेज छोड़ ही दूँ, ऐसा नहीं होगा। सारे रीजनली इसने यहाँ लिखा हुआ है ईच लैंग्वेज। ठीक है, तो 4 आपको मिनिमम हिंदी में लाने होंगे, 4 इंग्लिश में और 4 रीजनल लैंग्वेज। अब रीजनल लैंग्वेज कौन कौन सी आप ले सकते हो? ठीक है, तो बंगाली ले सकते हो, डोगरी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, ये आप ले सकते हो। अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर मैं इसमें हिंदी ले लेता हूँ और ऊपर भी हिंदी रहेगा तो समझना वो जनरल हिंदी है, ये हिंदी होगी। तो हिंदी ऐसे समझना जैसे आप सीटेट का जब एग्जाम देते हो तो वहां पर आपको यहाँ इस वाली हिंदी में आपका स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा। ये लिटरेचर से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, हिंदी साहित्य से, वो व्याकरण से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हिंदी साहित्य से इंग्लिश में भी बात करें तो वो आपका इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हो जाएगा। और यहाँ आपको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में आपसे थोड़ी बहुत नॉलेज आपको आपसे पूछी जाएगी, तो उसमें भी 10 में से 4 आपको करने ही है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? However, the standard of English and Hindi for those who are opting one of these two languages as regional language also will be higher than the standard as that of जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी और इंग्लिश से स्टैंडर्ड इसका जो रीजनल लैंग्वेज आप हिंदी और या अंग्रेजी लोगे उसका अच्छा रहेगा। ठीक है, बस इसने ये बात कही हुई है। तो आई थिंक आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अच्छा, मार्किंग सिस्टम देख लो, तो सारे क्वेश्चन को 1 नंबर मिलेंगे और अगर आपने गलत किया तो पॉइंट
0.25 मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी अभी हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर दे रहे हैं सारी चीज़ों को। पहले सब्जेक्ट कम्बिनेशन देख लो सभी लोग ध्यान से। तो जो टीजीटी के लिए है वो मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर है। एससी एसटी ओबीसी और जो भी अदर कैटेगरीज हैं उनको जो भी इंडियन गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से दी गई है छूट, ठीक है। तो अ, और जो ईएमआरएस के हैं उनको 55 साल की छूट दी गई है। 55 साल तक वो फॉर्म मतलब 55 ईयर तक वो फॉर्म को फिलअप जिनका है वो भर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एज क्राइटेरिया देख लोगे। यद्यपि मैंने शुरुआत में डिस्कस किया कि किसको कितने ईयर का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, तो ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहां से आप इन पीडीएफ को मैंने जो भी चीज़ें टिक किया हुआ है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसकी लिंक टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप डाउनलोड आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें बी टीजीटी मैथ्स वालों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो ध्यान से समझना। टीजीटी मैथमेटिक्स वालों के लिए बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स, देखो 3 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो कुछ लोगों के पास कुछ इस तरीके की बैचलर डिग्री होती है, कुछ के पास कुछ इस तरीके की, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स along with physics and any of the following subject, मतलब ध्यान से समझना, मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये तो रहने ही चाहिए। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इसमें से कोई एक रह सकता है, ठीक है। तो अभी कोई लोग ये नहीं करने लगे, जैसे कुछ कुछ यूनिवर्सिटी क्या होती हैं वो लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट रखती हैं। तो लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट कौन होने चाहिए ये खासा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लास्ट ईयर में जो 2 सब्जेक्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे वो ध्यान से देखो। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 6 as mentioned above in the final year of graduation, the candidate should have studied math and physics इन द फाइनल ईयर। ध्यान से समझना, लास्ट ये मैंने पहले भी जब शुरू में ईएमआरएस के सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ था लगभग 1 डेढ़ महीने पहले, तो भी मैंने ये बात डिस्कस किया हुआ था। तो लास्ट ईयर में मैथ और फिजिक्स रहना ही चाहिए। तो कुछ लोग मैथ और केमिस्ट्री लिए होते हैं या मैथ और स्टैटिस्टिक्स लिए होते हैं या मैथ्स और कंप्यूटर साइंस लिए होते हैं, तो वो लोग एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। एलिजिबल वही लोग हैं जिनके लास्ट ईयर में मैथ और फिजिक्स है। अब अगर हम 3 साल के बारे में बात करें तो जिनके 3 साल में मैथ फिजिक्स के अलावा, मतलब मैथ फिजिक्स तो एक बंच में रखो आप, बाकी जो बचा हुआ लास्ट एक सब्जेक्ट है उसमें केमिस्ट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस, स्टेटिस्टिक्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जो लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स को लेके चलते हैं तो उनके लिए ये है कि candidate who have passed BSc degrees with honors in math subject would be considered eligible only if they have studied physics and chemistry, electronics, मतलब फिजिक्स और फिजिक्स होना चाहिए, साथ ही साथ केमिस्ट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो, ये हो, ये बाकी के 2 ईयर में होने चाहिए। जैसे जो लोग मैथ्स ऑनर्स लेते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने एकदम क्लियरली बताया हुआ है कि जो कैंडिडेट बीएससी ऑनर्स हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए से वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। बाकी साइंस वाले भी इसी तरीके से अपना देख लेंगे, जैसे यहाँ पर है पैटर्न वही चीजें हैं, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अगली जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और सीटेट कौन, जूनियर लेवल का, ठीक है। इसमें नहीं लिखा हुआ है बट ये एनसीटी गाइडलाइन इन्होंने दी हुई है, तो इसका मतलब जूनियर लेवल का आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ओके।
ये यहाँ पर रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करी गई है कि स्टूडेंट सॉरी शेड्यूल कास्ट जो है वो उसको, या एससी एसटी जो है उनको 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 3 साल का। ठीक है, बाकी ये देख सकते हो। और जो भी टीजीटी पोस्ट के लिए वुमन अप्लाई कर रही हैं उनके लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है, और ईएमआरएस जो लोग हैं वहाँ के एम्प्लॉय हैं उनको 55 साल तक ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, ये अपना आप देख सकते हो। ठीक, ओके, बाकी ये सारी चीज़ें आपका। अब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। ये सारा कुछ फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपके सारे सर्टिफिकेट वगैरह होने चाहिए, वो भी 18 अगस्त से पहले के। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें सिलेबस की, तो जो शुरू के 5 सेगमेंट होंगे, ठीक है, उसमें जनरल अवेयरनेस, ठीक है, रीजन 10-10 क्वेश्चन इसके आएंगे, तो 10 क्वेश्चन इसके रहेंगे, जिसमें कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर विथ इम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मतलब एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या नवाचार हो रहे हैं, ठीक है, वो करंट अफेयर में जो जो चीज़ें रहेंगी वो यहाँ पर रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, पजल रहेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारा कुछ। नॉलेज ऑफ आईसीटी, तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट, देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड में बात करें तो टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग एड्स, ठीक है, एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। तो ये आसान है, सीटेट का आपने कर रखा हुआ है तो वहीं पर, या केवीएस अभी आपने रिसेंटली लिया होगा तो काफ़ी हद तक आप उसी चीज़ को रिवाइज कर लोगे। ठीक है, और ये केस स्टडी हो गया, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा, ये खेलो इंडिया, फिट इंडिया और जो अदर सिमिलर प्रोग्राम है, ये पेट जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं उनके लिए है। ठीक है, तो आपके लिए जो वो 5 क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है, और यहाँ से तो वो 5 क्वेश्चन आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रहेंगे, और एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, ये 10 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का रहेगा। और जनरल हिंदी यहाँ से आएंगे, ये संधि, समास, विलोम शब्द, और जनरल इंग्लिश में ये चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो मतलब ये कुल मिला के ग्रामर रहेगा हिंदी इंग्लिश का। अब जो आपकी रीजनल लैंग्वेज रहेगी वो आपका, जो आप लोगे उसके लिटरेचर के बारे में बात करेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स का, जो सब्जेक्ट का कंसर्न सब्जेक्ट जो कि 65 क्वेश्चन आने हैं उसके बारे में है। ठीक है, ये पूरा सिलेबस। तो एक इम्पॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन की, जो आप लोगों का ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक 65 क्वेश्चन का होगा, उसके हम लोग प्रैक्टिस सेशन और कंसेप्ट की क्लास। कंसेप्ट का मतलब जैसे जो भी यहाँ पर सिलेबस में चीज़ें लिखी गई हैं उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें हमारे इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करा दी गई हैं। हम एक प्लेलिस्ट बनवा देंगे और उस प्लेलिस्ट में आपको ये जितनी भी चीज़ें इसमें आपको पहले पढ़ाई जा चुकी हैं वो चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे, और जो नई चीज़ें आपको दिख रही हैं वो आपको कंसेप्ट की क्लास के साथ यूट्यूब पर ही आपको एक एक दो दो क्लास में पूरा करा दिया जाएगा, वो भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड करा दी जाएगी। ठीक है, तो मेरा पहला मोटो ये होगा कि आपके 65 क्वेश्चन तो एक दिन में हो सकते हैं, या 2 सेशन लग सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलो अभी फिलहाल 2 सेशन में ये कराया जाएगा, तो मतलब 2 दिन में आपके एक पूरा कंप्लीट मॉक पूरा हो जाएगा 65 क्वेश्चन का। ठीक है, तो उसमें हम लोग ऐसा कर लेंगे 30-35 कर लेंगे, या 32-33 कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से 65 क्वेश्चन, या मान के चलो मैं 70 करा दूंगा। ठीक है, तो 35-35 का हो जाएगा। तो ये 2 डेज में एक मॉक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका ये इस तरीके से रेगुलर मॉक्स आपके कराए जाते रहेंगे। मंडे से आपका ये मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओ। एक स्पेशल वीडियो में आप इसके लिए बना के सारी चीज़ों का डिस्कशन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये चीज़ें हैं, रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये रियल नंबर 10th के 9 10th की बातें हो गई। ठीक है,
ये आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, क्योंकि ये चीज़ें आप बेसिक हैं, पता होती हैं। क्वेश्चन आप कर लो तो आपका काम हो जाएगा, तो ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें एलिमेंट्री नंबर थियरी, ये आपके मान के चलो ग्रेजुएशन का कोर्स है, किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें बीएससी में कराई जाती हैं, ठीक है। कुछ हद तक आपने पियानो एक्सियम्स किया होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन किया होगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि आपने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, यूलर टोसेंट फंक्शन, ठीक है, और फर्मेट और विल्सन थ्योरम, ये चीज़ें नहीं करी होंगी, तो ये नंबर थियरी का पार्ट है। तो ये चीज़ों को टॉपिक वाइज कंसेप्ट की 10-10 15-15 मिनट का एक एक सेशन लेकर ये करा दिया जाएगा, ठीक है, अलग से वो, ठीक। तो ये चीज़ें होंगी और प्लेलिस्ट ईएमआरएस टीजीटी की 2023 की बना दी जाएगी और उसमें सारी चीज़ें रहेंगी। अब जैसे मैट्रिसेस हैं, ठीक है, तो ये आपका ग्रेजुएशन का टॉपिक हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपसे वेक्टर स्पेस के बारे में पूछा गया है, तो इसकी भी आपको सेशन बना के आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा उसी में, ठीक है। ये पॉलिनोमियल ये 9-10 का हो गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9-10, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9-10, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9-10 का हो गया, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, तो इसके केवल क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो चीज़ें केवीएस में की सेशन में नहीं कराई जा गई थी, ठीक है, या जो उसके सिलेबस में नहीं था, जैसे यहाँ कुछ चीज़ें आपके ऐड कर दी गई हैं, और तो वो चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा करा के कंसेप्ट क्लास में वो यूट्यूब पर ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और प्लेलिस्ट में ये चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। बाकी रेगुलर आपकी प्रैक्टिस क्लास चलती रहेगी 30 से 35 क्वेश्चन की, तो आपका एक अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो नए नए क्वेश्चन के साथ आप चीज़ों को अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका ये 11th 12th का मान के चलो, ठीक है। इनइक्वलिटीज हो गए, एलिमेंट्री इनइक्वलिटीज हो गई, ये हो गया ये आकाशी स्वाद इनइक्वलिटी, और ये आपका ग्रेजुएशन के बेसिक में आता है, नंबर थ्योरी से ही रिलेट कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेट्रिक्स है, और ये यहाँ पर कुल मिला के बाइनोमियल थ्योरम और कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के बारे में करना है। और आ, ये कैलकुलस हो गया आपका, ठीक है। तो कैलकुलस में इन्होंने लगभग चीज़ें दे दी हैं, सेट फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया, और इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो मतलब लगभग पूरी की पूरी कैलकुलस आपको लेके चलनी है। और हम लोग बात करें यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बारे में, तो ये जो 5 पास्टुलेट्स दिए गए हैं वो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, एरिया पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, सर्किल, थ्योरम ऑफ सर्किल, सिमिलर ट्रायंगल, ये चीज़ें कराई जा चुकी हैं। अब ये नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सेवास थ्योरम या सीवियन थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। और ये 9 पॉइंट सर्किल, सिम्पसन लाइन, सेंट्रल ऑफ सिमिलिट्यूड ऑफ टू सर्किल्स, ठीक है। तो ये इन सारे टॉपिक्स का एक एक टॉपिक करके आपको सारे थ्योरम का एक एक 10-10 15-15 मिनट के सेशन बना के आपको ये प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 9-10 का ही इसमें कर लेना है, बाकी आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड रख लोगे +1 +2 का, ठीक है। एरिया ऑफ वॉल्यूम्स, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग एरोज फॉर्मूलाज, ये सारा कुछ आपका 9-10 हो गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये भी तुम्हारा 9-10, तुम स्टैंडर्ड इसका +1 +2 रख लेना। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन, टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में इन्होंने मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डाटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये सारी चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है। और लास्ट में इन्होंने प्रोबेबिलिटी रखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी का +1 +2 के लेवल की चीज़ों को लेके चला हुआ है, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी एंड बेसिक लॉज,
और डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मीन and variance of binomial Poisson and normal distribution, sample mean and sampling variance, hypothesis testing using standard normal variate, curve fitting, correlation and regression। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको देखना है तो स्टैटिस्टिक्स का तो एक 5 घंटे की लगभग क्लास है, वो आप देख डालो, पूरी चीजों को कराया हुआ है। प्रोबेबिलिटी के जो जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को, एक्स्ट्रा टॉपिक्स को वैसे भी जब आप +1 +2 करते हो तो वहाँ पर ये चीज़ें आपकी कराई जा सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इस सिलेबस में जो जो चीज़ें रखी गई हैं उस हिसाब से किसका वेटेज है, तो 9/10 मान के चलो 60% है, और लगभग 30% आपका +1 +2 रखा गया है, और 10% इन्होंने ग्रेजुएशन को रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर हम लोग 65 क्वेश्चन की बात करें तो 65 में जहाँ तक मुझे लगता है कि 40 क्वेश्चन आपके 9-10 से आने हैं, 20 क्वेश्चन आपके +1 +2 से आने हैं, और 5 क्वेश्चन आपके ये जो आपका वेक्टर स्पेस हो गया और जो नंबर थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें हैं उससे वो कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। ठीक, तो क्लास के रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर मैसेज के माध्यम से। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे इस यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जुड़ते हैं अगली क्लास में। जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।